कोलकाता केस में सीबीआई की जांच को 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन पूरे 45 दिनों में सीबीआई ने 5 काम ऐसे किए हैं जिनको देख करके अब सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि क्या न्याय मिलने में और देरी हो सकती है? क्या अब कोई और नई तरकीब जो है बाहर निकल के आने वाली है, या क्या अब कोई और ऐसे नए नाम हैं जो इस केस में निकल करके सामने आए हैं? इन 45 दिनों में तमाम तरह की बातें जो हैं इस कोलकाता केस में निकल के आई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज से सामने निकल के आई, तमाम तरह के स्टूडेंट ने सामने आकर के बातें कही हैं, लेकिन सबकी नजरें जिस पर टिकी हुई हैं वो सीबीआई और सीबीआई के द्वारा ढूंढे गए सबूतों में टिकी हुई है। आपको याद होगा कि इस केस में सबसे पहले 3D मैपिंग का सहारा लिया गया था, उसके बाद से पॉलीग्राफ टेस्ट आया, फिर नार्को टेस्ट की मांग उठने लगी, तमाम तरह की चीज़ें जो है, ब्रेन मैपिंग की जो है सीबीआई ने मदद ली, तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं। इस केस में सीबीआई के वो काम क्या है जिनको देख करके ये सवाल उठ रहे हैं, और आखिरकार ये सवाल उठ क्यों रहे हैं? इस केस में सीबीआई ने क्या ऐसा काम किया है जो शायद उसे नहीं भी करना चाहिए था, या शायद सीबीआई को वो काम बदल के दूसरे काम करने चाहिए थे, तो शायद न्याय की जो एक घड़ी है, जो एक टाइम है, वो थोड़ा जल्दी हो जाता। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से 3D मैपिंग की बात मैं इस समय कर रही हूँ, और इस समय 3D मैपिंग की चर्चा काफ़ी ज़्यादा दोबारा से होने लगी है, 3D मैपिंग जब सीबीआई ने की थी उसके बाद उसको आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या मिला था? मुझे लगता है 18 अगस्त को जो 3D मैपिंग सीबीआई ने की थी, जो तस्वीर हम लोगों ने दर्शकों को दिखाई थी नंदिनी, वो जो लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, उस घर के कोने कोने, मतलब सेमिनार हॉल के कोने कोने को खंगाला गया था। उसके बाद ये बात सीबीआई को पता चली कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्राइम क्या है, क्राइम कहाँ उस लड़की को टॉर्चर किया गया था और किस जगह पर उसकी मौत हुई, ये दोनों बातें अलग अलग थी। सीबीआई ने जब जांच की तो 3D मैपिंग का सहारा उसने यही लिया, और 3D मैपिंग की फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन कहते हैं जो इनिशियल रिपोर्ट होती है, और इनिशियल रिपोर्ट में अगर कुछ इशारे मिल जाएं तो फिर फाइनल रिपोर्ट उसी हिसाब से सामने आती है। और इनिशियल रिपोर्ट में ये पता चल चुका है कि जो सेमिनार हॉल था उसी जगह पे सारी वारदात हुई है। अब इसके बाद बड़ी बात यह है कि क्या सीबीआई की जांच 3D मैपिंग के सहारे भटक गई, या फिर सीबीआई को 3D मैपिंग की रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग गया कि सीबीआई को इंसाफ दिलवाने में देरी हो रही है। यह सवाल कोलकाता का हर वो आदमी पूछ रहा है, हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है, जिसको यह लग रहा था कि सीबीआई के हाथ में जांच जाएगी तो कुछ ही दिनों में इंसाफ मिल जाएगा। आप सोचिए, 14 अगस्त को सीबीआई को ये जांच सौंपी जाती है। आज आप समझिए 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 45 दिन में सीबीआई अगर नहीं ढूंढ पा रही है सबूत, और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो जगह कौन सी थी, आरोपी कितने थे, तो चार्जशीट कब बनेगा? ये सवाल मैं बार बार पूछता हूं कि चार्जशीट बनाने में आपको कितनी परेशानी होगी। लेकिन दूसरा सवाल ये है नंदिनी, जो आपने मुझसे पूछा कि क्या सीबीआई की जांच भटक गई, तो मैं बताता हूं कि 45 दिनों में इन्होंने 5 ऐसे काम किए हैं जिसके बाद इस तरीके की चर्चा होने लगी है। पहला काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने इसमें ईओडब्ल्यू की एंट्री करवा दी। अब इनका जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, जो आर्थिक शाखा होती है सीबीआई की, वो अलग से जांच कर रही है, वो आर्थिक मामलों की जांच कर रही है। अब आर्थिक मामलों की जांच ये जरूरी है कि आप इस केस को खोलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस केस में तो ऑलरेडी डिले हो रहा है, इस केस में इंसाफ मिलने में डिले हो रहा है। आम जनभावना तो यही कह रही है, वो जांच के प्रोसेस को नहीं समझती है, उसे इंसाफ चाहिए। दूसरा काम, आपने 3D मैपिंग का सहारा लिया, जिसका जिक्र मैंने किया, जिसकी रिपोर्ट आपको 45 दिन में भी नहीं मिली है। कब मिलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। कभी ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे में रिपोर्ट आएगी, कभी ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन और लगेंगे, क्योंकि लैब में रिपोर्ट तैयार होती है और बाकायदा जो प्रिंट निकाले जाते हैं, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है, उसमें वक्त लगता ही लगता है। तीसरी बड़ी बात थी कि इस केस में ईडी की एंट्री हो गई। अब ईडी की एंट्री इस केस में नहीं हुई है, पीएमएलए उन्होंने दूसरे केस में लगाया है, जो मतलब इनका जो आर्थिक मामला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उस केस में ईडी की एंट्री होती है। लेकिन आप समझिए कि एक साथ तमाम तरीके के जांच होंगे तो ये वाला जांच जो है वो डिले होगा। अब चौथे काम पे आते हैं। इनके चौथे काम में ये रैकेट खोज रहे हैं, जो तमाम रैकेट वहाँ चल रहे हैं उसके बारे में सीबीआई तमाम जांच पड़ताल कर रही है। ये करना बेहद ज़रूरी है, उस केस से ये जुड़ा भी है। लेकिन कहते हैं कि जब बड़े रैकेट को आप ढूंढते हैं तो वक्त लगता है, और इसमें सीबीआई को उसी में वक्त लग रहा है। लेकिन हमारे दर्शक भी और तमाम लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि सीबीआई जैसी तेज तर्रार एजेंसी आखिर तेजी से जांच क्यों नहीं कर पा रही है, तेजी से इंसाफ क्यों नहीं दिलवा पा रही है। तो मैंने सोचा दर्शकों को यह बताना बेहद ज़रूरी है कि सीबीआई आखिर कर क्या रही है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसके अलावा पांचवा बड़ा जो काम सीबीआई कर रही है, वो नेताओं और अधिकारियों के जो संपर्क हैं,
जैसे अभिजीत मंडल, संदीप घोष, टीएमसी नेताओं को नोटिस जारी होना और तमाम चीज़ें, वो ये बता रही है कि सीबीआई इसके तह तक जाना चाहती है और तह तक जाने में नेक्सस के वक्त लगता है और वो यही करना चाह रही है। लेकिन इसमें जब वक्त लगता है तो लोग सवाल पूछते हैं और उनको पूछने का हक है कि आखिर कब तक इंसाफ कब मिलेगा। अभिषेक, जिस तरह से सीबीआई अपनी जांच कर रही है और जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उस दिन जब उस डॉक्टर के साथ वो सब कुछ हो रहा था वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे। हालांकि अभी तक यही सीबीआई को मुझे लगता है ठीक तरह से क्लियर नहीं है। हालांकि संदीप घोष और संजय रॉय को अगर हम अलग हटा दें तो उसके बाद कई और जो है इस तरह की रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि कई लोगों के जो है फुटप्रिंट्स मिले हैं, फिंगरप्रिंट्स मिले हुए हैं। अगर सीबीआई को और लोगों का पता लगाना था अभिषेक, तो वो और लोगों के फोन लेकर के जिन पे उन्हें शक था उनकी लोकेशन भी तो ट्रेस कर सकती थी। उस हॉस्पिटल में मौजूद उन ट्रेनी डॉक्टर्स के भी तो फोन के लोकेशन ट्रेस कर सकती थी। जब उन ट्रेनी डॉक्टर्स ने ही सबसे पहले देखा था उस डॉक्टर को कि सेमिनार हॉल में जो है कुछ है जिसको देख करके ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई एक बहुत ही ज्यादा हीनियस तरीके का जो है वो क्राइम हुआ है। सीबीआई ने क्यों ये काम नहीं किया? नहीं किया, नहीं ये मतलब कह नहीं सकते हम लोग तरीके से, क्योंकि सीबीआई की जो कई जांच रिपोर्ट है वो बाहर नहीं आती। लेकिन मैं जांच एजेंसियों की भाषा में अगर कहूं तो एक शब्द होता है इनका, मोबाइल फोन टावर डंप। अब ये जो शब्द है, ये शब्द अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर मोबाइल फ़ोन टावर किसी एरिया में लगा है तो उस स्पेसिफिक एरिया में उस स्पेसिफिक टाइम में कौन कौन सा नंबर एक्टिव था, किसके किस नंबर पे बात हुई, ये तमाम जानकारियां जांच एजेंसियां निकालती हैं। और इस केस में सीबीआई ने ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ये अपनाया। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन से उनका लोकेशन ट्रेस करके उनसे गुनाह नहीं कबूलवा सकते, और इस केस में यही हो रहा है। वरना आप सोचिए कि संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, जो अभी अरेस्ट है, वो कस्टडी में है, उसको गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों लगता? 1 महीने से ज़्यादा का वक्त, मैंने अभी बताया था एक वीडियो में, मुझे लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त सीबीआई को ये पता करने में लग गया कि उस डॉक्टर बिटिया के केस में संदीप घोष का हाथ है। उससे पहले उसको फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज के मामले में पकड़ा गया था, आप वित्तीय अनियमितता करते हैं उस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। तो ये बड़ा सवाल है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो कितने शातिर हैं। सीबीआई के जांच तेज तर्रार अधिकारी करते हैं। 2 महिला ऑफिसर्स इस टीम में ऑलरेडी मौजूद हैं जो लीड कर रही हैं। वो महिला ऑफिसर कई ऐसे मामलों को सुलझा चुकी हैं जिसको सुलझाना कहा जाता था कि काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन जब इस तरीके की बात सामने आती है तो जो लोगों का कमेंट आता है, जो लोगों की भावनाएं हैं, उसकी कद्र तो होनी चाहिए। लेकिन जांच का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं करेगी सीबीआई तो फिर कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको मतलब जो आरोपी हैं उनका पक्ष मजबूत हो जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि सीबीआई इस केस में काफ़ी फूक फूक कर कदम रख रही है। भले ही वो सलाखों के पीछे है, लेकिन जब जमानत की अर्जी जाती है तो ये कहा जाता है कि ये अगर आज भी छूट गया तो सबूत और गवाह प्रभावित हो जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से जो भी हमारे दर्शकों के नीचे कमेंट आए थे वीडियो में, कई लोगों ने पूछा था कि आखिरकार डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा, इस डेट का जो है लास्ट कब देखने को मिलेगा कि कब जो है इस देश में जो बेटियां हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगी। तमाम तरह के दर्शकों ने तमाम तरह के कमेंट्स किए थे। लेकिन जिस तरह से अभिषेक आपने बताया कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है और सीबीआई जिस तरह से चल रही है, मुझे लगता है आप लोग को भी समझना चाहिए कि इस केस में हम पहले ये सोच रहे थे कि ये केस सुलझ जाएगा जल्दी, लेकिन धीरे धीरे ये केस और उलझता चला गया। धीरे धीरे कई टीएमसी के लीडर्स इस तरह के निकल गए जिन्होंने कई तरह के जो है स्कैंडल्स कर रखे थे। उसके बाद संदीप घोष की कुंडली खुलती गई, संजय रॉय की कुंडली खुलती गई। उसके बाद कोलकाता पुलिस कर्मियों के ऊपर सवाल उठने लगे। तमाम तरह की चीज़ें जो है इस केस में सामने आई हैं। हालांकि जो सवाल है वो आज भी यही है कि आखिरकार उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने में और कितना वक्त होगा, क्योंकि डॉक्टर्स को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है भगवान के बाद कोई अगर जिंदगी देता है तो वो डॉक्टर्स होते हैं अभिषेक। लेकिन उस दिन जो उस डॉक्टर के साथ हुआ, बहुत दुख की बात है और बार बार कहने में मुझे भी बहुत दुख होता है ये कि उस दिन जब उस डॉक्टर के साथ जो कुछ हो रहा था उसे बचाने के लिए वहाँ पे कोई भी एक शख्स तक मौजूद नहीं था। और उसके बाद भी जब इंसाफ दिलाने की बात आई है तो अब आप खुद देख सकते हैं कि इस केस में किस तरह की क्या जांच हो रही है और किस तरह के लोग एक के बाद एक निकल के सामने आ रहे हैं। आपका हमसे कोई सवाल है इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से रिलेटेड, वो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं।